Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic acid base imbalance part 2. ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस. ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के बारे में पढ़ाया था, जिसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा लंग्स अपना. ठीक है, उसके बाद में आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, वो करता है किडनी के द्वारा. ठीक है, कौन करता है, किडनी करती है. ठीक है, और इसके अंदर जो कंसेंट्रेशन होगी वो बाइकार्बोनेट की होगी. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल जो मैंने कंसेंट्रेशन बताई थी वो बताई थी 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, और इसका जो रेशियो बताया था मैंने बताया था 20. ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन के बारे में. ठीक है, तो सबसे तो थर्ड वन जो कंडीशन होगी, दो कंडीशन मैंने आपको बताई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस. अब नेक्स्ट जो थर्ड वन जो कंडीशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस के अंदर, वो होगी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस. कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, एसिडोसिस की कंडीशन है, मतलब जो पीएच है वो लेस देन क्या हो रही है, 7.35 हो रही है. तो यहां पे अपने को जो पीएच देखने को मिलेगी वो मिलेगी लेस देन 7.35. कितनी होगी, लेस देन 7.35 पीएच देखने को मिलेगी. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो बेस होता है अपना, बेस मतलब जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, जो बेस होगा बफर बेस, उसके अंदर उसका क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ बफर बेस. तो यहां पे जो कंडीशन देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ बफर बेस, लॉस ऑफ बफर बेस. अगर बेस का लॉस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एसिड. तो एसिड का क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ एसिड. ठीक है, तो बफर बेस का यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, अगर बफर बेस का लॉस होगा तो एसिड का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो एसिड का प्रोडक्शन होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एसिडोसिस कंडीशन कहलाएगी. ठीक है, तो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन किसके कारण हो रही है, ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसके कारण क्या हो रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एसिडोसिस कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी, और जो एल्कलोसिस कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम देखने को मिलेगी. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस. बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के कारण क्या हो रही है, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब इसके अंदर जो देखा जाए तो पीएच होती है, अगर यहां पे अपन देखते हैं फॉर्मूला, अगर पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, पीएच क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट एंड इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर अपन देखो, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात. अगर पीएच, अब यहां पे क्या हो रही है, एसिडोसिस कंडीशन है तो पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज देखने को मिलेगी. ठीक है, अगर पीएच देखने डिक्रीज बोली तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा. ठीक है, और यहां पे क्या हो रही है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी. क्या होगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी. ठीक है, और जो CO2 की कंसेंट्रेशन है वो अनचेंज रहेगी.
अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो बॉडी के अंदर जो बफर बेस होता है उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर बफर बेस का लॉस होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पीएच पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। ठीक है, मतलब अगर पीएच अगर डिक्रीज होगी तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पीएच क्या हो रही है, और इनवर्स टू हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। ठीक है, और यहां पे उल्टा हो रहा है कि मतलब पीएच अगर घटेगी तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। ठीक है, और यहां पे जो CO2 का लेवल है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा है, मैंने आपको बताया, वो बताया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में बताया। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है वो कौन कौन से कारण है, मतलब किस कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है, तो कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज क्या क्या है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन किसके अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को देखने मिलती है वो मिलती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है उसके अंदर अपने को ये देखने को मिल सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो डेवलप हो सकता है किसके अंदर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो होगा, अगर पेशेंट के अंदर हाई फैट डाइट है, पेशेंट अगर हाई फैट डाइट का है, फैटी डाइट का है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी अपने को ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, और तीसरा, अगर पेशेंट है ओवर इंजेशन ऑफ एस्प्रिन टैबलेट, जो एस्प्रिन की टैबलेट आती है उसको अगर ज्यादा ओवरडोज ले रहा है और ओवरडोज होता है, इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन होता है। क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन। उसके कारण भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो कंडीशन हो सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ओवर इंजेक्शन ऑफ एस्प्रिन। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट के अंदर अगर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, पेशेंट अगर एक्यूट किडनी इंजरी का है या फिर CKI क्रोनिक किडनी इंजरी का पेशेंट है उसके अंदर भी अपने को ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट अगर क्रोनिक डायरिया का है, क्रोनिक डायरिया का है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या कर सकता है, क्या है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट अगर इलियोस्टोमी, कोई पेशेंट का अगर इलियोस्टोमी लगी हुई है या फिर कोलोस्टोमी का पेशेंट है, कोलोस्टोमी, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन लैक्टिक एसिडोसिस, किसके अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर भी अपने को ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यूरिक एसिड रिटेंशन, पेशेंट अगर यूरिक एसिड रिटेंशन का है, यूरिक एसिड रिटेंशन, उस कंडीशन के अंदर भी अपने को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कंडीशन के अंदर डेवलप होता है या फिर उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या क्या कारण है जिसके कारण ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको कॉजेज बताए। सबसे पहला, अगर पेशेंट डायबिटिक एसिडोसिस है उसके अंदर भी अपने को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है।
हाई फैट डाइट ले रहा है, उस कंडीशन के अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। या फिर कोई एस्पिरिन की टैबलेट है, उसका अगर ओवरडोज हो गया है, जिसके अंदर एसिटाइलसिस्टीन कंटेंट होता है, उस कंडीशन के अंदर भी अपने को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। या फिर माल न्यूट्रिशन का है, कुपोषण का पेशेंट है, ठीक है, या पेशेंट के अंदर किडनी इंजरी हो गई है, चाहे एक्यूट कंडीशन में हो चाहे क्रोनिक कंडीशन के अंदर हो, तो उसके अंदर अपने को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोनिक डायरिया की कंडीशन के अंदर भी अपने को देखने को मिल सकता है। या फिर पेशेंट के अंदर इरियोस्टोमी है या कोलोस्टोमी लगी हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर लैक्टिक एसिडोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। या फिर पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का रिटेंशन हो गया हो, तो ये क्या है, कॉजेज है जिसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉजेज के बाद में अपन पढ़ेंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर बॉडी के अंदर होता है तो मतलब क्या क्या अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, सिस्टम वाइज देखते हैं। अगर पेशेंट के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या अपने को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले पेशेंट को जो देखने को मिलता है, पेशेंट अगर डिसओरिएंटेशन होगा पेशेंट के अंदर, पेशेंट क्या होगा, किसी को पहचानने में दिक्कत, टाइम प्लेस पर्सन के अंदर दिक्कत होगी, ओरिएंटेशन, डिफिकल्टी इन ओरिएंटेशन, ठीक है, डिसओरिएंटेशन के अंदर होगा पेशेंट, ठीक है। पेशेंट है वो ड्राउजीनेस फील कर सकता है, क्या होगा, पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है। यहां तक पेशेंट अगर कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट को कोमा भी हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन अगर डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये क्या, नर्वस सिस्टम के अंदर डिसओरिएंटेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है पेशेंट को, उसके अलावा पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो रही है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब बॉडी जो इंट्रासेल्युलर से क्या हो रहा है, पोटेशियम है एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ बाहर आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अगर डेवलप हो जाए तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, तो यहां पे क्या होगा, बीपी है वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, कि बॉडी के अंदर वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, किसके कारण होगा, ड्यू टू इंक्रीज पोटेशियम लेवल। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है वो डाउन मिलेगा, ठीक है। क्यों होगा, बॉडी के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने का कारण क्या है, पोटेशियम का लेवल है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो आपको जीआईटी सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जीआईटी सिस्टम के अंदर बॉडी के अंदर सबसे पहले अपने को नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या होगी, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, बॉडी के पेट के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डायरिया देखने को मिल सकता है, बार बार फ्रिक्वेंटली स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जीआईटी सिस्टम के अंदर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पेशेंट को अगर नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है,
इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सॉरी एब्डोमिनल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको, उसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर पेशेंट को क्या होगा? सीजर आ सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर कन्वर्जन सीजर आ सकते हैं, ठीक है। एपिसोडिक सीजर आ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कंसंट्रेशन है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर सीजर डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका लास्ट वन जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने को पेशेंट को कुसमस रेस्पिरेशन हो सकता है। कौन सा रेस्पिरेशन? कुसमस रेस्पिरेशन। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा रहेगा? रैपिड रहेगा, तेज एंड डीप रहेगा एंड रेगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? रेगुलर, ठीक है। ये क्या हो रहा है? क्यों कंडीशन इसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन के कारण होगा, ठीक है। तो अपने को ये जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है बॉडी के अंदर डेवलप होती है, तो पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स अपने को एराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बॉडी के अंदर सिस्टम वाइज है वो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए। जैसे सबसे पहला नर्वस सिस्टम है, तो उसके अंदर पेशेंट को डिसओरिएंटेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो बॉडी जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। क्यों होगा? कि बॉडी एसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है? पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी सिस्टम है, तो उसके अंदर आपको पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है, और डायरिया हो सकता है, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया पेशेंट के अंदर सीजर भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जिसको अपन कुसुमस रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा रैपिड होगा, डीप रहेगा और रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्यों होगा? हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन के कारण, ठीक है। तो ये क्या है? किस कारण सिम्टम्स देखने, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के अंदर ये सिम्टम्स है अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है, ठीक है, उसको अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना है? पोटेशियम के लेवल को मॉनिटर करना है, ठीक है। क्योंकि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? मॉनिटर पोटेशियम लेवल। सबसे पहला अपना काम रहेगा मॉनिटर पोटेशियम लेवल, ठीक है। मॉनिटर पोटेशियम लेवल, ठीक है। अगर पेशेंट, अब मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या कुसमस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को, अगर डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटिक का पेशेंट है, तो अपन क्या करेंगे? इसको इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसके ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर मेंटेन करेंगे, ठीक है। इंसुलिन प्रोवाइड, इंसुलिन प्रोवाइड, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर पेशेंट किडनी इंजरी का है, जैसे मान लो कि AKI है या फिर CKI की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर उसको डायलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका फर्दर
मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट अगर हाई फैट डाइट ले रहा है तो हाई फैट डाइट को अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मेंटेन डाइटरी पैटर्न, पेशेंट के डाइटरी पैटर्न को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे ताकि जिसमें ना हाई फैट डाइट ना आए, ठीक है। और इसके अलावा मेंटेन करेंगे लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड का लेवल, मेंटेन लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड लेवल, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड कंडीशन नहीं डेवलप हो और यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो, उसको भी अपन क्या करेंगे, मेंटेन या मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको जो डायरिया की कंडीशन हो रही है, क्रोनिक डायरिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड मैनेजमेंट करेंगे, उसको डायरिया का मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे डायरिया का, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को रेगुलर वाइटल मॉनिटर करेंगे क्योंकि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो रही है, तो वाइटल मॉनिटर करेंगे रेगुलर, ठीक है। और उसके अलावा आप सिम्टोमेटिक जो भी ट्रीटमेंट आ रहा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं नर्सिंग केयर के अकॉर्डिंग, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नर्सिंग केयर, ठीक है। तो यहां पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो रही है मरीज के अंदर, तो अपन इसका क्या क्या किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कॉजेज के अंदर बताया था कि ये कॉज है, तो उस कॉजेज क्या है, तो कॉजेज को अपन क्या करेंगे, सिम्टम्स को रिलीव करेंगे, तभी जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है उसको अपन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है तो वहां पे पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो तो अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे पोटेशियम के लेवल को, ठीक है। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, डायबिटिक कीटोसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट सीकेआई या एकेआई का है तो अपन डायलिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर फर्दर जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइटरी पैटर्न में मॉनिटर करेंगे क्योंकि हाई फैट डाइट कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कंडीशन के अंदर भी होता है और यूरिक एसिड की रिटेंशन की वजह से आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लेवल को मेंटेन करेंगे या फिर मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर क्रोनिक डायरिया की कंडीशन हो रही है तो अपन क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो डेवलप नहीं हो, ठीक है। और वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। और उसके अलावा जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको अपन क्या करते हैं, जो नर्सिंग केयर है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उनको मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया जो पीएच है वो कैसी होगी, लेस देन 7.35 होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ बफर बेस एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ वन कंडीशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन, ठीक है। अपन टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था पार्ट 1 के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ठीक है। और जो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर जो अपन ने अभी थर्ड वन जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के बारे में, ठीक है। अब जो फोर्थ वन जो कंडीशन होगी वो होगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन है तो मैंने आपको बताया था कि जो पीएच होगी कैसी होगी, मोर देन 7.45 होगी। यहां पे जो पीएच अपने को देखने को मिलेगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 7.45 होगी, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ एसिड। इसके अंदर क्या होगा, एसिड का जो है प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एसिड का लॉस होगा और यहां पे प्रोडक्शन किसका होगा, बफर बेस का होगा। किसका होगा, बफर बेस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
तो यहां पे जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या होगा, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ड्यू टू लॉस ऑफ एसिड, लॉस ऑफ एसिड। ठीक है, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बफर बेस। तो यहां पे बफर बेस का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बफर बेस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। किस कारण हो रही है, क्योंकि एसिड का लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, एसिड का लॉस होगा तो क्या होगा, बफर बेस है उसका क्या होगा, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया जो पीएच है, पीएच क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी बाइकार्बोनेट, पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट एंड इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कैसी होगी, इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जो पीएच, अगर यहां पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है तो पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पीएच इंक्रीज होगी तो क्या होगी, बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, उसका भी लेवल क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा CO2 का लेवल है वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो यहां पे जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो क्या हो रही, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, कि बॉडी के अंदर एसिड का लॉस हो रहा है। ठीक है, एसिड का लॉस हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ बफर बेस, बफर बेस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले से समझते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले से समझा जाए तो पीएच प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट एंड इनवर्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, मींस अगर पीएच आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा आपका जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो CO2 है, CO2 का लेवल क्या होगा, अनचेंज रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो कंडीशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ये तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कॉजेज है, मतलब क्या क्या कारण है जिसके कारण बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो यहां पर अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा रहेगा अपना कॉजेज। ठीक है, तो कॉजेज के अंदर सबसे पहले होता है, सबसे पहला जो कॉज होता है डायूरेटिक। अगर बॉडी के अंदर जो यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उस यूरिन के रिटेंशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, डायूरेटिक थेरेपी देते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर फ्लूइड है, यूरिन है, उसको क्या करता है, बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बाहर होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यूरिन ज्यादा मात्रा बाहर निकलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन भी क्या होगा, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, क्लोराइड का लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा तो क्या होगा, अपने को एसिड का लॉस हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस से वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो डायूरेटिक थेरेपी के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा आपका पेशेंट के अंदर क्रोनिक वोमिटिंग है, पेशेंट अगर क्रोनिक वोमिटिंग कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो डेवलप हो सकता है बॉडी के अंदर, तो क्रोनिक वोमिटिंग के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा अपन जीआईटी सक्शनिंग कर रहे हैं मरीज का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग कर रहे हैं मरीज का, जीआईटी सक्शनिंग, तो यहां पे क्या एसिड का लॉस हो रहा है। ठीक है, एसिड का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, एल्कलोसिस है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट को अगर मैसिव अमाउंट ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
अगर बहुत ज्यादा अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, 24 आवर के अंदर मोर देन 10 यूनिट, ठीक है, तो अपने को क्या हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉजेज बताए मैंने आपको, कौन कौन से कॉजेज बताए, सबसे पहला मैंने बताया आपको डायूरेटिक थेरेपी के अंदर, पेशेंट डायूरेटिक थेरेपी ले रहा है उस समय, या फिर क्रोनिक वॉमिटिंग कर रहा है तो एसिड का लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से वो देखने को मिल सकता है। जीआईटी की सक्शनिंग कर रहे हैं तभी अपने को क्या कर सकता है, एल्कोलिसिस से वो देखने को मिल सकता है। या फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं मरीज के अंदर तो भी अपने को क्या होता है, एल्कोलिसिस से वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉजेज होते हैं किसके, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के कॉजेज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैंने सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस डेवलप हुआ है उसके अंदर अपने को बॉडी के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन सा रहेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के अंदर मैंने आपको जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया थे, तो यहां पे भी आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो पेशेंट के अंदर सबसे पहले कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। पेशेंट है ड्राउजी फील करेगा, ड्राउजीनेस, ठीक है। या फिर पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, कंफ्यूजन है, ड्राउजीनेस है और कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगा, अब क्या होता है कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल, ठीक है। डिक्रीज पोटेशियम लेवल होगा तो पेशेंट के अंदर टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, मतलब जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर बॉडी के अंदर एल्कोलिसिस कंडीशन के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो पेशेंट के अंदर टेकीकार्डिया है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके जीआईटी सिस्टम के अंदर देखा जाए, जीआईटी सिस्टम के अंदर देखा जाए तो पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, एंड पेशेंट को एनोरेक्सिया डेवलप हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जीआईटी के अंदर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है और पेशेंट को एनोरेक्सिया भी है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर देखा जाए, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है तो उसके अंदर अब जो एल्कोलिसिस कंडीशन है तो वहां पे क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल भी डिक्रीज होगा और यहां पे जब कैल्शियम का लेवल भी अपने को बॉडी के अंदर डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीज कैल्शियम लेवल, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं, तो पेशेंट को नमनेस हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, नमनेस, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज,
ठीक है, और उसके अलावा आपको पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। कौन कौन से हो रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो पेशेंट के अंदर नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब जो लास्ट फिफ्थ वन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो अल्कलिसिस कंडीशन क्या है, उसके अंदर क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन होगा। क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हाइपर एसिडोसिस कंडीशन है मेटाबॉलिक, उसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन होगा, और यहां पे जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपो वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए तो क्या क्या अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो बॉडी के अंदर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने सिस्टम वाइज बताया मैंने आपको, नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम के अंदर पेशेंट है, पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट ड्राउजीनेस हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, और इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा जाए तो वहां पे पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पेशेंट टेकीकार्डिया भी हो सकता है। जीआईटी सिस्टम के अंदर पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। ठीक है, अगर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर देखा जाए तो पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल का बॉडी के अंदर नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है लास्ट, उसके अंदर पेशेंट के अंदर हाइपो वेंटिलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं किसके, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन अगर बॉडी के अंदर डेवलप हो गई है तो अपन उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन सिम्टम को अगर रिलीव करना है तो अपन क्या करें, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, पोटेशियम का लेवल है और कैल्शियम के लेवल को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटर पोटेशियम और कैल्शियम लेवल, तो यहां पे क्या करेंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे अपन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन के लेवल को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट अगर मैंने आप बताया आपको सिम्टम्स बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स अगर ये जो कॉजेज मैंने आपको बताया तो कॉजेज के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉजेज, तो बॉडी के अंदर जो कॉजेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर डेवलप हुए हैं, अपन उसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करके अपन को उसको क्या करते हैं, रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टाइम टू टाइम क्या करेंगे, वाइटल को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि पेशेंट के अंदर हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो रही है तो क्या हो रहा है, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, तो मतलब पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो वाइटल को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट एंड नर्सिंग केयर। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है तो अपन इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया आपको, पोटेशियम के लेवल को मॉनिटर करेंगे
और साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, कैल्शियम के लेवल को भी मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हुए हैं तो सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो कॉज हुए कॉज के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उनको मैनेज करेंगे ताकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो। उसके अलावा वाइटल को मॉनिटर कर सकते हैं और प्रॉपर रेस्ट और नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अपन को क्या मिल रहा है, देखने को मिलेगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो प्रोवाइड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, किसका होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन का होता है, ठीक है। तो आज अपन ने पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन किया, एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।